सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है शिक्षा से संबंधित कि शिक्षा का समान अधिकार और अनिवार्य अधिकार और निःशुल्क अधिकार और समान सिलेबस यह होना चाहिए। इस विषय पर बहुत समय से बातें चल रही हैं। जनता राज पार्टी ने इस विषय को बहुत प्राथमिकता से रखा है। हमारे देश में शिक्षा पर शुरू से ही जोर दिया जाता रहा है। शिक्षा ही है जो हमें बेहतर बनाती है हर दिशा में। बेहतर जीवन, बेहतर आजीविका और बेहतर सभ्यता संस्कृति के लिए शिक्षा अनिवार्य है। हम अच्छा सोच सकें, अच्छा समझ सकें, अच्छा कर सकें, इसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो सकें, अपने कर्तव्यों को जान सकें, अपने परिवार, अपने देश, पूरे विश्व के कल्याण के लिए कार्य कर सकें, इसके लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षा की अनिवार्यता तो सभी को पता है, सभी को मालूम है, और यही जो हमारे संविधान करता है उनका यह उद्देश्य था कि शिक्षा सबको सुलभ होनी चाहिए। और इसके लिए ही उन्होंने संविधान में प्रावधान डाले। तो हमारा जो अनुच्छेद 14 है संविधान का, जो कि हमारे लिए विधि के समक्ष समानता की बात करता है, तो यह समानता तभी संभव है जब हमारे पास शिक्षा के लिए समान अवसर उपलब्ध हों। नहीं तो मनुष्य तो कुछ जानेगा भी नहीं कि हमें समान अधिकार है या नहीं है, क्या है। तो अनुच्छेद 21 जो है वह स्पष्ट कहता है। अनुच्छेद 21 का ए पार्ट जो है वो स्पष्ट करता है कि सभी बच्चों को, जो 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। और जो शिक्षा के जो अधिनियम आए, अधिनियम शिक्षा का अधिकार का अधिनियम 2009 में आया, तो राज्यों को निर्देश दिए गए कि आप इसको लागू कीजिए, परंतु राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए कि इतनी जो है फंड ही नहीं है, इतनी व्यवस्था ही नहीं है कि हम लोग कर सकें, और वो मामला अटका ही रहा। शासन कभी भी ऐसा नहीं चाहता है कि जनता बहुत शिक्षित हो, क्योंकि उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क लगेगा, उसके कार्यों के ऊपर भी उंगली उठाने वाले लोग पैदा हो जाएंगे। तो जितने लोग अशिक्षित रहेंगे उतने उनके जो है कार्य आसानी से उनके लिए होंगे, उतना शोषण दोहन हो सकेगा। जितनी अज्ञानता रहेगी उतना उनके लिए आसान रहेगा। इसलिए वे इस पर हिल्ला हलवाली करते हैं। शिक्षा का जो आप देखेंगे बजट में जो प्रावधान होता है, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, काफ़ी कम बजट रहता है। क्यों? क्योंकि वे नहीं चाहते कि लोग शिक्षित हों। ऊपर से तो बोलेंगे कि हाँ शिक्षा होना चाहिए, होना चाहिए, लेकिन बोलने से नहीं, व्यक्ति के कर्म से उसकी जांच होनी चाहिए
कि वास्तव में ये क्या चाहते हैं। तो ये अपने कर्मों के द्वारा यही बतलाते हैं कि ये नहीं चाहते कि सब लोग शिक्षित हों। साक्षर तो बनाना चाहते हैं, लेकिन शिक्षित हो जाएं, ज़्यादा पढ़ लिख जाएं, हायर एजुकेशन प्राप्त कर लें, इसके लिए बहुत वैसा वे प्रयास नहीं करते। हाँ, कुछ वर्ग को ज़रूर तैयार करना चाहते हैं जिससे कि उनका भी काम धाम चलता रहे, ब्यूरोक्रेसी चलती रहे। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां जो बनाई गई हैं उसके जो प्रशासक हैं, इंजीनियर हैं, ये सब जो हैं आते रहें, मैनेजमेंट के MBA वाले सब आते रहें, इतना तो वे चाहते हैं। परंतु सभी को शिक्षा मिले और उच्च शिक्षा मिले ऐसा नहीं चाहते। ये उनके कर्मों से स्पष्ट पता होता है। और जनता की तरफ से इसकी उतनी डिमांड ही नहीं उठती है। सिर्फ तो छूट की डिमांड उठती है, बिजली माफ़ हो जाए, तो कर्जा माफ़ हो जाए, तो इन सब की जो छोटी छोटी डिमांडें उठते रहती हैं। जो कि सबसे ज़्यादा परिवर्तन कर सकता है इस दुनिया में कोई चीज़ किसी के लाइफ स्टाइल पर, तो वह है शिक्षा, और उसी की लोग मांगने उठाते हैं। समान आचार संहिता की तो बात कर रहे हैं, जिससे कि बहुत थोड़ा बहुत ही अंतर आएगा, कोई बहुत अंतर नहीं आएगा। मुस्लिम महिलाओं को कुछ फ़ायदा हो जाएगा, बाकी तो कुछ खास नहीं होगा। लेकिन जो समान शिक्षा नीति है इस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, जबकि यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। थोड़े थोड़े वैसे कुछ प्रयास किए गए हैं कि उनकी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी जोखिम भरे काम में या कहीं कोई एम्प्लॉय नहीं कर सकता, इस तरह की बातें धीरे धीरे हुई हैं। और बाल मजदूरी के ख़िलाफ़ में, तो बाल श्रम कानून के ख़िलाफ़ में बहुत कानून बनाए गए हैं, लेकिन अभी वो पर्याप्त ऐसे नहीं हुए हैं कि जिसको हमको प्रभावी रूप से हमें दिख सके। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों का अल्पसंख्यकों को भी अलग मौका मिल गया है। भारत में सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि यहाँ वोट के लिए सब कुछ होता है, नेता लोग करते हैं। अब अल्पसंख्यकों के लिए अलग से मिल गया है कि भाई तुम लोग अपना अलग संस्थान बनाओ, अलग स्कूल बनाओ। तो वे लोग अपना सिलेबस चला रहे हैं अपना, और अलग कुरानी कोई रटा रहा है, तो कहीं पर कोई जो है बाइबल पढ़वा रहा है, और उनके खिलाफ़ भेदभाव नहीं कर सकते, यह भी दिया हुआ है। अनुच्छेद 30 के भाग 2 में स्पष्ट राज्यों को निर्देश है कि अल्पसंख्यकों को आप रोक नहीं कर सकते, यानी वे अपनी मर्ज़ी से पढ़ाएंगे। पैसा आप देंगे, पैसा आपसे ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, और पैसा जो है सभी लोग दे रहे हैं। भाई हिंदू सब पैसा क्यों दें उनके लिए? बहुसंख्यक क्यों पैसा दें अल्पसंख्यकों को पढ़ाने के लिए? यदि वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर धर्म परिवर्तन कराते हैं। यह जो 86वां संशोधन हुआ था उसमें यह कहा गया था कि स्कूल जो है, जो चाहे निजी स्कूल भी क्यों ना हो, उसको 25% जो सीट है वह देना होगा फ्री में गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब ये लोग क्या करते हैं उसमें कि 25% देना होगा और उसका पेमेंट जो है सरकार करती है। ये सब क्या करते हैं कि 25% सीट तो भरना ही भरना है और फ्री में भरना है, तो ये सब कहते हैं कि हम आपको फ्री में भर देंगे, आप अपना धर्म बदल लीजिए। तो गरीब लोगों का शोषण इस तरह से करते हैं, उनका धर्म बदलवाते हैं और इस तरह से करते हैं। और हिंदुओं का ही करेंगे और किसका करेंगे? तो हिंदुओं का ही धर्म बदलवा करके करते हैं। इस तरह से इन्होंने धर्म बदलवाने का एक बड़ा बढ़िया इंस्ट्रूमेंट बना लिया है ये जो विद्यालय है इनका। तो अल्पसंख्यक विद्यालय जो है वो धर्म परिवर्तन का बहुत बड़ा अड्डा है और कांग्रेसियों ने इसको किया है। कांग्रेस सरकार की ये सारी करतूत रही है। उन लोगों ने इसलिए अपना सिलेबस भी अलग अलग रखा है, तो सबके सिलेबस भिन्न भिन्न हैं। मजदूर वर्ग के सिलेबस भिन्न होंगे, मजदूर वर्ग के जो बच्चे पढ़ेंगे वो अलग सिलेबस से पढ़ेंगे, उनकी किताबें अलग होंगी, उनके प्रश्न पत्र अलग होंगे। जो कलेक्टर हैं उनके बच्चे अलग पढ़ेंगे, मालिक हैं उनके बच्चे अलग पढ़ेंगे, नौकर के बच्चे अलग पढ़ेंगे। अलग स्कूल, अलग सिलेबस, अलग किताब कॉपियाँ होंगी।
अलग शिक्षण संस्थान हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब फल फूल रहे हैं। जो स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं आता। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में वो आता है जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया जाता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट का साठगांठ है। सारे स्कूल तो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े उद्योगपति और बड़े बड़े जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके हैं, बड़े बड़े व्यापारियों के हैं, जिन लोगों ने ब्लैक मनी कमा रखी है। सरकार ने कहा कि भाई ब्लैक मनी को आप जो है वाइट मनी बना सकते हैं, आप शिक्षण संस्थान खोल दीजिए। तो सारे जितने ब्लैक मनी वाले थे सब लोगों ने शिक्षण संस्थानें खोल ली। वो उनका कमाई का जरिया हो गया। वहाँ वे डिग्री बांटते हैं, अपने हिसाब से सिलेबस रखते हैं। किताब कॉपियों के दाम 5,000 10,000 इस तरह से रखेंगे छोटे छोटे बच्चों के, और ड्रेस के दाम, हर तरह की लूट मची है। फीस जो है 5,000 2,000 2,500 10,000 इस तरह से मनमाना फीस है। किसी किसी में 20,000 30,000 तक ऐसे फीस रखे हुए महीना। तो पूरे लूटने की पूरी स्कीम है यह। शिक्षा विभाग में बहुत ज़बरदस्त लूट मची है। स्वास्थ्य विभाग में और शिक्षा विभाग में बहुत लूट है, और सरकार इसको बढ़ावा देती है क्योंकि सरकार के ये सब जो है एक तरह के सरकार के ही आदमी ये सब खोले हुए हैं। अब जब तक जनता की तरफ से आवाज़ नहीं उठेगी तब तक तो ये नहीं करने वाले। अलग अलग सिलेबस हैं, CBSE बोर्ड है, ICSE बोर्ड है, और हर राज्यों का अपना अपना बोर्ड है। सबके सिलेबस अलग है, सबकी किताबें अलग हैं। किसी में कुछ पढ़ा जा रहा है, किसी में कुछ पढ़ा जा रहा है। कोई तारतम्यता नाम की कोई चीज़ नहीं। जब कंपटीशन आप एक लेते हैं कहीं कहीं पर, मिलिट्री का एग्ज़ाम होता है एक कंपटीशन लेते हैं, रेलवे का एग्ज़ाम होता है एक कंपटीशन लेते हैं, बैंक का एग्ज़ाम होता है एक कंपटीशन लेते हैं, एक तरह सवाल आते हैं। तो एक तरह की चीज़ों को नहीं पढ़ाएंगे तो बच्चे कैसे एक तरह हल कर पाएंगे? इसका मतलब कुछ विशेष बच्चे ही हल कर पाएंगे। वे अमीरों के बच्चे होंगे, वे हल कर पाएंगे। तो अच्छे पदों पर अमीरों के बच्चे जाएंगे, गरीबों के बच्चे जा ही नहीं पाएंगे। तो यह जो है आर्थिक विषमता को उत्पन्न करने वाली चीज़ है। गरीबों के बच्चे बस काम चलाओ पढ़ाई पढ़ लेते हैं, उस पढ़ाई का कोई बहुत ज़्यादा उनकी आर्थिक स्थिति में बदलाव का बहुत बड़ा कारण नहीं बन पाता है, उनके सामाजिक स्थिति में बदलाव का बहुत बड़ा कारण नहीं बन पाता है। इसलिए यह ज़रूरी है कि बिल्कुल ही समान सिलेबस हो पूरे देश में। रही भाषा की बात, तो भाषा तो ठीक है, भाषा में वो तो ट्रांसलेट हो करके हो जाएगा, सिलेबस समान रहेगा, ट्रांसलेट हो जाएगा। अलग अलग राज्य की एक एक भाषा होगी, अपना भाषा का अलग कोर्स पढ़ा दीजिए और उसी की मातृभाषा में कर दीजिए। क्योंकि हमारा संविधान यह भी कहता है कि जो छोटे बच्चे हैं उनकी शिक्षा मातृभाषा में हो, तो मातृभाषा में देने में कोई हर्ज नहीं है। प्राथमिक स्तर पर अनुच्छेद 350 जो है वो कहता है कि मातृभाषा में छोटे बच्चों को पढ़ाया जाए, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। मातृभाषा में पढ़ाइए, बढ़िया है, जल्दी सीखेंगे भी। लेकिन एक को मातृभाषा में पढ़ाया जा रहा है, एक को इंग्लिश में पढ़ाया जा रहा है, तो जाहिर सी बात है जहाँ इंटरव्यू में जाएगा, कहीं जाएगा तो वहाँ इंग्लिश में क्वेश्चन आएंगे तो ये बेचारा ये हकलाएगा। किसी तरह से थोड़ा बहुत इंग्लिश सीखा तो हकलाएगा, वह फ्री में बोलेगा, और इंग्लिश पर ज़्यादा जोर दिया गया है। वहाँ पर भेदभाव करने वाले लोग हैं, वहाँ जो अंग्रेजी जानने वाले लोग हैं वे भी जान रहे हैं अच्छा है, अच्छा अंग्रेजी बोल रहा है, इसका मतलब ये बड़े घर का लड़का है, ये पब्लिक स्कूल में पढ़ा है, उसमें सारा लिखा भी रहता है फॉर्म में कि किस किस स्कूल से आपने हाई स्कूल किया, कहाँ से इंटर किया, कहाँ से ग्रेजुएशन किया, तो सारा उसका बैकग्राउंड भी देख लेते हैं। तो समझते हो अमीर घर का है तो चलो इसको ले लो, गरीब घर का है इसको छाड़ दो। इस तरह की जो बायसिंग की नीति है, यह जो है पक्षपात की नीति है, ये अपनाई जाती है। आदर्श तो स्थिति यही होनी चाहिए कि समान शिक्षा नीति होनी चाहिए, सिलेबस समान हो बिल्कुल। तब यह भी पता चलेगा कि किसने कितनी बढ़िया शिक्षा दी है। अब जहाँ पर मेरिट के आधार पर सिलेक्शन होता है, मार्क्स के आधार पर कैसे पता चलेगा? अलग अलग क्वेश्चन आए, अलग अलग सिलेबस के हैं, अलग अलग पुस्तकें हैं, तो कैसे आप उनका स्केलिंग करेंगे कि कौन बच्चा कैसा है? तो इसके लिए यह ज़रूरी है
कि समान सिलेबस होना चाहिए। और छोटे गांव के बच्चे हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्या उनके पढ़ाने के लिए क्या है कि सुविधाएं जो दी जाती हैं, उनको खाना खिलाया जा रहा है, खिचड़ी खिलाया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है ये सब। तो उसके बावजूद भी उसमें अच्छे घरों के बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, और वहाँ पर बच्चों को खिलाने पर, इन सब पर ही जोर दिया जा रहा है, पढ़ाने पर जोर ही नहीं दिया जा रहा है। और पूरा माफिया है, किताब छापने वाले का अलग गैंग है, अलग अलग पब्लिशर्स हैं जिनकी पैठ है, वे उसमें कमीशन खा रहे हैं। और किताबों के दाम, जिस किताब का दाम होना चाहिए 50 रुपया, उसका दाम रख दे रहे हैं 500 रुपया। अब गार्जियन को देना है, जो भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं उनको तो पता है कि क्या किस तरह से लूट मची है। तो हम सरकारी स्कूलों को क्यों नहीं बेहतर बनाएं और सबका सिलेबस क्यों नहीं रखें। सरकारी स्कूल के अध्यापक तो बहुत कठिनता से चुन के आते हैं, उसके बावजूद भी बच्चे वहाँ नहीं जाना चाह रहे हैं, गार्जियन वहाँ अपने बच्चे को नहीं भेजना चाह रहे हैं। ना गवर्नमेंट जो है उस सरकारी टीचरों के सामने कोई जिम्मेवारी रख रही है, तो उनके तनख्वाह से और बच्चों के परफॉर्मेंस से और बच्चों की संख्या से कोई मतलब ही नहीं रह रहा है। तो वे सिर्फ तनख्वाह उठाते हैं, मोटी मोटी तनख्वाह उठा रहे हैं, 60,000, 70,000, 1 लाख, और बैठे हुए हैं प्राइमरी स्कूल के टीचर। बच्चे नदारद हैं, 1-2 हैं, उनको भी नहीं पढ़ा रहे हैं। कोई अकाउंटेबिलिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो इसको देखने वाला कोई नहीं है। जो अधिकारी कर्मचारी हैं, ऊपर में बैठे हुए अफसर हैं, वे भी इनसे घूस खा लेते हैं। भाई 1 लाख पा रहा है तो 5,000 ऊपर दे रहा है, और व्यवस्था जारी है। इस तरह से तो सारी शिक्षा की व्यवस्था चरमरा गई है। उसके तनख्वाह को अवश्य जोड़ना पड़ेगा बच्चों की संख्या से और उनके परफॉर्मेंस से। जैसा परफॉर्मेंस वैसी तनख्वाह, जितने बच्चे वैसी तनख्वाह। बच्चे नहीं हैं, तनख्वाह भी तुम्हारी नहीं होगी। एक शिक्षक पर अनिवार्य कर देना चाहिए कि कम से कम जो है आपके पास 40 बच्चे, 50 बच्चे कुछ होने चाहिए, कुछ फिक्स करे सरकार। और वो कहाँ से लाएगा? वो बच्चा घूम घूम के लाएगा। जैसे प्राइवेट स्कूल के लोग जाते हैं, बच्चों को खोज खोज करके गांव-गांव में घूम करके लाते हैं, उसी तरह से ये सरकारी स्कूल वाले भी जाएं और घूम घूम करके खोज करके लाएं। बच्चों की संख्या अनिवार्य है, ये उनको जिम्मेदारी देनी पड़ेगी। और उनका परफॉर्मेंस कितना बढ़िया वो करते हैं यह भी देना पड़ेगा। तो उनसे पढ़ाने का काम लेना ज़रूरी है। और बच्चों के माता कुछ आपको फैसिलिटी देनी है तो बच्चों के माता पिता को धन दे दें या पूरा फ्री कर दें, पूरी शिक्षा ही फ्री करें। जो बच्चा जहाँ भी पढ़ता हो, जहाँ पढ़ सकता है, फ्री पढ़ेगा, उसका खर्च गवर्नमेंट उठाए। गवर्नमेंट एजुकेशन टैक्स नाम से ले टैक्स, क्योंकि शिक्षा सबको मिलनी चाहिए और बढ़िया मिलनी चाहिए। शिक्षा में कोई कोताही नहीं, कोई मुरव्वत नहीं होनी चाहिए। सरकार सबको शिक्षा दे, उसमें पैसे खर्च करे, टैक्स तो दे ही ले ही, और साथ में यह भी करे कि शिक्षा देने में सरकार को जितना खर्च आया, मैं आर्थिक व्यवस्था की यहाँ बात कर रहा हूँ, अब जब वह बच्चा योग्य हो गया तो उसकी कमाई से भी जितने पैसे खर्च हुए हैं वो वसूल किए जाने चाहिए, सूद सहित। यह भी सरकार के पास होना चाहिए कि सारे बच्चों को फ्री पढ़ाया जाएगा, वो चाहे जहाँ पढ़ें। अपनी योग्यता होगी, जिस योग्यता का जो है उसके हिसाब से उसका एडमिशन हो गया और सरकार उसको पैसे देगी। जो पैसे वो जब वो कमाने योग्य हो जाएगा तो उससे वसूल किया जाएगा। तो इस व्यवस्था से क्या होगा कि आर्थिक क्षति भी नहीं होगी, सारे बच्चे पढ़ भी जाएंगे, सबको समान शिक्षा भी मिल जाएगी, अनिवार्य शिक्षा भी मिल जाएगी। शिक्षा की अनिवार्यता भी बहुत ज़रूरी है। यही हमारे संविधानकर्ताओं का मंतव्य भी रहा है, उनका निर्देश रहा है कि अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे जो गरीब घर के बच्चे हैं वे नहीं पढ़ाते हैं, उनके गार्जियन जो सोचते हैं कि ये कहीं और काम करेगा तो कुछ कमा के लाएगा।
लेकिन शिक्षा की अनिवार्यता होनी चाहिए। उनको बाध्य भी करना पड़ेगा कि नहीं, बच्चे को भेजना ही पड़ेगा, आप इसे काम पर नहीं लगा सकते हो। और उनको प्रेरित करने के लिए जो सुविधाएं दे सकती है सरकार, उसे देना चाहिए। अगर बहुत गरीब घर के बच्चे हैं, वे बहुत लो इनकम ग्रुप के हैं, तो उनके माता पिता को अगर वे सोचते हैं कि भाई हमारा लड़का 50 रुपया डेली कमा सकता था, तो सरकार को चाहिए कि 50 रुपया के हिसाब से उसके माँ बाप को दे दे पैसा, ताकि उसकी आर्थिक स्थिति भी संभली रहे और उसका बच्चा भी पढ़ता रहे और बच्चा को पढ़ाए भी सरकार इस तरह से। क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट हैं और वेलफेयर स्टेट में सोचना पड़ेगा कि जो बहुत गरीब लोग हैं वे भला अपने बच्चे को कैसे पढ़ा पाएंगे। तो बच्चे के माध्यम से जो जिस आय की वो कामना करता था, वो आय भी उसको मिल जाए और बच्चे की पढ़ाई निःशुल्क भी हो, सारी सुविधाएं भी उसे हों, आने जाने की व्यवस्था तक भी हो, हॉस्टल में रहने की भी व्यवस्था तक हो। और यह बात ठीक है कि जो भी खर्च आता है सरकार उसका हिसाब रखे और जब वह कमाने योग्य हो तो उससे वसूल करे, उतना जब वह लायक हो जाता है। तो इस व्यवस्था से हम सुधार कर सकते हैं। और ये 3 लैंग्वेज वाला जो सिस्टम है, एक इंग्लिश है, एक मातृभाषा है, एक क्षेत्रीय भाषा है और एक और भाषा, एक क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत भी इसमें ऐड हो जाना चाहिए। यानी 4 भाषा का फार्मूला हमारी समझ से ज़्यादा ठीक रहेगा। संस्कृत एक अनिवार्य विषय होना चाहिए पूरे देश में। तो इस तरह से, और जो क्षेत्रीय भाषा है उसको पढ़ लें। 4 लैंग्वेज फार्मूला अपनाया जाना चाहिए। और 5वां लैंग्वेज, फॉरेन लैंग्वेज का जो है, जो सीखना चाहता है अतिरिक्त, उसको भी वह मिलना चाहिए। अभी नई शिक्षा नीति आई है जिसमें कि बच्चों को बहुत सुविधा मिली है, एक साथ कई तरह के कोर्स कर सकते हैं, तो वह तो बढ़िया है। लेकिन अलग अलग सिलेबस नहीं कि कोई कहीं पर पढ़ रहा है, उद्योगपतियों के बच्चे कुछ और पढ़ रहे हैं, कुछ और किताबें चल रही हैं, और उनके स्टाफ के बच्चों के लिए कुछ और। ये सब बंद होना चाहिए। नेताओं के बच्चे कहीं और पढ़ें और वोटरों के बच्चे कहीं और पढ़ें, ऐसा नहीं होना चाहिए। स्कूल चाहे कोई भी हो, सिलेबस सेम हो, यह ध्यान में रखने वाली बात है। और स्कूल, किस स्कूल में कौन पढ़ेगा, ये पैसे से निर्धारित नहीं होगा, ये बच्चे की क्वालिटी से निर्धारित होगा, उसके शिक्षा के स्टैंडर्ड से, उसकी प्रतिभा से निर्धारित होगा। हो सकता है कि किसी स्कूल में ज़्यादा सुविधाएं हों, ठीक है, तो वहाँ ज़्यादा प्रतिभावान जो बच्चे हैं वे वहाँ पढ़ेंगे। ये नहीं कि उसके माँ बाप ज़्यादा पैसा कोई माँ बाप नहीं देगा, चाहे वो कितना भी अमीर घर का क्यों ना हो। पैसा सिर्फ सरकार दे और बाद में उसे वसूल करे। और यदि किसी के माँ बाप देने में समर्थ हैं तो सरकार उससे ले, लेकिन पैसा सरकार ही पेमेंट करेगी। स्कूल को पेमेंट सरकार करेगी, उसके गार्जियन से ले करके या उस बच्चे से ले करके, जैसा भी उपयुक्त सरकार समझेगी। गार्जियन समर्थ नहीं है तो बच्चा से लिया जाएगा, बाद में जब वह कमाने योग्य हो जाएगा तब तक उसको स्कॉलरशिप माना जाएगा। तो स्कॉलरशिप में जो आज कई जगह स्कॉलरशिप में भी धांधली होती है, तो वैसी धांधली ना हो, स्कॉलरशिप वास्तव में स्कॉलरशिप हो, इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार सबको अनिवार्य रूप से स्कॉलरशिप दे। कोई भेदभाव भी नहीं रहेगा। तो यह नहीं रहेगा कि आप अलग धर्म के हैं तो आप अलग सिलेबस चलाएंगे, आप अलग वर्ग के हैं तो आप अलग सिलेबस चलाएंगे। सबका सिलेबस एक होना चाहिए। तो समान शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, यह अति आवश्यक है। और इसके बाद फिर वह शिक्षा जो उपयोगी हो, जो उसको जीवन के साथ साथ आजीविका भी प्रदान करे। शिक्षित होने के निकलने के बाद वह यह ना सोचे कि अब मैं कहाँ जाऊँगा और क्या करूँगा। उसको सब कुछ ऐसा पहले से ट्रेंड होना चाहिए।
तो इस तरह से प्रोफेशनल कोर्सेज भी पढ़ाए जाने चाहिए और उसका लिंक होना चाहिए कि पढ़ते पढ़ते बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं अमुक जगह पर जाऊंगा। कोई भी लड़का बेरोजगार न रहना चाहिए, यह ध्येय होना चाहिए। कोई भी बच्चा, शिक्षित बच्चा बेरोजगार नहीं रहना चाहिए। कोई विद्यार्थी, बच्चा या बच्ची, यहाँ पर मेरा तात्पर्य दोनों से है। तो ऐसा जो है, जितने भी रोजगार संस्थानें हैं उनके साथ उनको जोड़ देना पड़ेगा और उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी करनी पड़ेगी कि उनकी पूरी दुनिया में मांग उठे। आज तो जो परीक्षाएं भी हो रही हैं तो उसमें भी प्राइवेट संस्थानों को आपने दे दिया है और उस पर कोई इस तरह का मॉनिटरिंग नहीं है। तो क्या हो रहा है कि वहाँ पर जो है बच्चों को घूसखोरी से भी पास किया जा रहा है, नकल की भी छूट कराई जा रही है। कंप्यूटर में बच्चे बैठ रहे हैं, उसको भी हैक कर लिया जा रहा है। बोर्ड में साठ गांठ करके वहाँ से नंबर बदलवा लिए जा रहे हैं, नंबर बढ़वा दिए जा रहे हैं। उसके लिए भी पैसे वाले पैसा दे रहे हैं और नंबर बढ़ा दे रहे हैं। इस तरह की शिक्षा व्यवस्था हम लोग को कहाँ ले जाएगी? रास्ते चलते चलते कॉपियाँ बदल दी जा रही हैं। कॉपी कोई और लिख रहा है, बदल दिया जा रहा है कहीं और। फोटो किसी और का है, परीक्षा कोई और दे रहा है। तो इन सभी के ऊपर टेक्निकल मॉनिटरिंग और जहाँ जहाँ खामियां हैं, मैंने तो यहाँ तक भी सुना है कि कॉपी, बोर्ड की कॉपी की बात कर रहा हूँ, जब वहाँ सील हो गया, सब कुछ हो गया, तो जमा करने तक, स्कूल से लेकर के वहाँ तक जमा तक करने तक जाने का रास्ते में ही गाड़ी रोक करके उसमें बदलाव कर दिया जाता है, मोहर तक बदल दिया जाता है। मोहर भी साथ लेके चलते हैं, वहाँ मोहर मार देते हैं, कॉपी खोल के बदल देते हैं। तो ये सब व्यवस्था सरकार को देखना होगा कि कहाँ किस तरह से कर रहे हैं, उसकी पूरी ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। इतना समझ लेना पड़ेगा कि शिक्षण संस्थानों में, शिक्षा के सिस्टम में शिक्षा माफिया सब बहुत सक्रिय हैं। पूरा धंधा उन्होंने बना रखा है और भ्रष्टाचार का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। और इन लोगों का जो कंपटीशन के एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, जो लोग करा रहे हैं, उनके साथ भी इनका साठगांठ है और उनको भी पैसे दे करके अपने बच्चों को वहाँ पर जो है भर्ती करवा दे रहे हैं, सेंटर डलवा दे रहे हैं अपने अनुसार और वहाँ नकल करा दे रहे हैं। तो जितने एग्ज़ाम, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो रहे हैं, वहाँ भी नकल की व्यवस्था सब कराए हुए हैं और वहाँ भी घूसखोरी है, वहाँ भी हैकिंग कर ले रहे हैं कंप्यूटर की, वहाँ भी सब बदल दिया जा रहा है, पहले से सप्लाई कर दिया जा रहा है आंसर शीट। तो ये सब शिक्षा व्यवस्था की समस्या है और बहुत बड़ी समस्या है। इसमें हम लोग को जहाँ जितना अधिक से अधिक हो सकता है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा और लगाम लगाना पड़ेगा। वो काफ़ी कड़े कानून बनाने पड़ेंगे, उनका दंड का प्रावधान भी बहुत तगड़ा बनाना पड़ेगा ताकि ऐसी हरकत वे नहीं कर सके। क्वेश्चन पेपर लीक आउट होने के आए दिन खबर आते रहते हैं, क्वेश्चन पेपर यहाँ लीक आउट हो गया, वहाँ लीक आउट हो गया। एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर लीक आउट हो गए, वे बच्चे फर्स्ट आ रहे हैं, टॉप कर रहे हैं, जिनको कुछ भी आता जाता नहीं। कैसे हो जा रहा है ये सब? कंपटीशन में वे सब बच्चे बैठ रहे हैं और निकल जा रहे हैं, जिनको कुछ भी आता जाता नहीं। कैसे हो रहा है? तो कुछ ना कुछ तो मिली भगत है शासन प्रशासन से और उद्योगपतियों से, बड़े बड़े बिजनेसमैन से, बड़े बड़े दलालों से। तो जो पैसे वाले लोग हैं वे हर जगह अपना बिठा ले रहे हैं तालमेल और उसके साथ पूरा अपहरण कर ले रहे हैं। पूरी शिक्षा व्यवस्था और पूरी जो है सरकारी नौकरी की व्यवस्था, सब कुछ हड़प ले जा रहे हैं। तो इसके लिए बहुत ही तरीके से हर पॉइंट दर पॉइंट देखना पड़ेगा, फीडबैक लेना होगा और बहुत कड़े कानून भी बनाने होंगे और टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना पड़ेगा। हम भ्रष्टाचार को, शिक्षा में जो भ्रष्टाचार है उसको टेक्नोलॉजी से रोक सकते हैं। और शिक्षा का आशय सिर्फ जो है आजीविका भी नहीं होना चाहिए, आजीविका तो होना चाहिए लेकिन सिर्फ आजीविका नहीं होना चाहिए, ये हमारा जीवन दर्शन भी होना चाहिए। शिक्षा के साथ साथ हम कैसे जिएंगे, इस बात पर भी हमें शिक्षा देने की ज़रूरत है। आध्यात्मिक शिक्षा देने की भी ज़रूरत है। शिक्षा में साधना को भी शामिल करने की ज़रूरत है।
हमें डिसिप्लिन्ड व्यक्ति चाहिए और स्व डिसिप्लिन्ड चाहिए, स्व अनुशासित हो, ताकि वह अपराध में प्रवृत्त ना हो, ताकि वह हर समय सबके कल्याण के लिए सोचे, ताकि वह एक न्यूसेंस, एक ऐसा वैल्यू नहीं हो जाए कि वह आतंकवादी बन रहा है तो चोर, लुटेरा, माफिया, उचक्का ऐसा बन रहा है, पढ़ लिख करने के बाद बन रहा है। ऐसे बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो आतंकवादी बन रहे हैं, क्यों बन रहे हैं? बहुत सारे आतंकवादी पकड़े जा रहे हैं जो ऐसे बन रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था में कहीं कमी है। हम उसमें से हमको लॉजिक और रीजनिंग हम उसको सही नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको सही प्रणाली नहीं दे पा रहे हैं, हम उसको सही जीवन नहीं बता पा रहे हैं कि तुम्हें कैसे जीवन जीना है। अपने भावनाओं पर, अपने आवेशों पर नियंत्रण करने के लिए हम उसे शिक्षित नहीं कर रहे हैं, ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। अपने सांसों पर नियंत्रण करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, अपने विचारों पर नियंत्रण करने के लिए ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, अपने लोभ, क्रोध, मोह, इन सब की ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। हम उसे स्वास्थ्य के प्रति सजग नहीं करा पा रहे हैं, उसकी ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं, उसे शिक्षित नहीं कर रहे हैं। हर बच्चे को स्वास्थ्य के प्रति सजग करने का और कैसे स्वस्थ रहा जाए इसकी भी उसको शिक्षा मिलनी चाहिए, कि वह स्वयं अपने स्वास्थ्य की देखभाल कैसे करे, कैसे अपने को अच्छा रखे, इसकी भी ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है, शिक्षित करने की ज़रूरत है। महज खाली हिस्ट्री और ज्योग्राफी और सिर्फ वो साइंस करने से नहीं होगा। हमें व्यक्ति को हर स्तर पर मजबूत करना है। तो शिक्षा को इस तरह से हमको इतना ब्रॉड बनाना पड़ेगा। टेक्निकल नॉलेज भी चाहिए, हर एक को चाहिए टेक्निकल नॉलेज, कि अपने घर के छोटे मोटे जो हैं वो उस काम को भी वह कर सके। छोटी मोटी चीज़ों पर भी वह जो है उन पर निर्भर नहीं हो जाए कि कुछ हल्का फुल्का भी घर में कुछ बिगड़ गया तो उसको वो बना नहीं सकता है। तो इस तरह से टेक्निकल नॉलेज भी सबको मिले, इस तरह की सुविधाएं, इस तरह की शिक्षा करिकुलम में है, ये होना चाहिए। मोटरसाइकिल बनाना भी सिखाएं, कार बनाना भी सिखाएं, दिखाएं कैसे उसको रिपेयर किया जा सकता है। घर के इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको कैसे वो रिपेयर किया जा सकता है, ताकि छोटी मोटी चीज़ों को वह खुद भी अपने जीवन में कर सके, उसके लिए उसे निर्भर न होना पड़े। यह सबके लिए अनिवार्य कर दिया जाए। और ये सब जो है आप 10-12 तक जाते जाते सब कुछ सिखा दीजिए बच्चों को, बच्चे बहुत तेज़ी सीखते हैं। उसी तरह से अन्य जो कलाएं हैं वो उन कलाओं को भी अनिवार्य करना चाहिए, वैकल्पिक नहीं रखना चाहिए। संगीत की शिक्षा भी सबको दीजिए, नृत्य की शिक्षा सबको दीजिए, कला की शिक्षा सबको दीजिए। जैसे साहित्य की शिक्षा दे रहे हैं कंपलसरी सबको, सबके लिए हिंदी अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, साहित्य पढ़ा रहे हैं, तो कला क्यों नहीं पढ़ाएंगे? क्योंकि कला से ही तो व्यक्ति अपने जीवन को समझेगा, अपने जीवन को जिएगा। कैसे जिएगा? तो हम कला की शिक्षा अनिवार्य नहीं कर रहे हैं, बस छोटे से बच्चों को थोड़ा बहुत उसको किया, फिर उसको वैकल्पिक बना दे रहे हैं। वैकल्पिक क्यों बनाना? वह विकल्प नहीं है, वह संकल्प होना चाहिए कि तुम्हें करना है। अब कोई कहेगा कि इससे बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा बच्चों पर। लोड नहीं पड़ेगा। अगर आप कलाओं के साथ करेंगे तो शिक्षा लोड नहीं, तब शिक्षा एक इंजॉयमेंट होगा। विज्ञान टेक्नोलॉजी के साथ कराएंगे अच्छे से, सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि उसको डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट में उसको डालेंगे, वो सीखेगा उससे, तो उसकी उसमें रुचि आएगी, वो जानेगा। स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों को बताएंगे, सिखाएंगे, कराएंगे तो उसे रुचि जाएगी, वह कदापि बोझ नहीं होगा। और उसको जब नहीं सिखाएंगे तो वो सीखेगा कब? तब तो वो डॉक्टरों पर निर्भर हो गया 100%। अपना स्वास्थ्य, अपना ख्याल नहीं रख पा रहा। तो इसलिए इन सभी चीज़ों को शिक्षा में जोड़ना अनिवार्य होगा, तब जाकर के हम एक समग्र व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे और एक अच्छा नागरिक हम उत्पन्न करेंगे। और वह शिक्षित नागरिक ही एक विभूति होगा देश के लिए।